हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में। उसमें हमने सब किंगडम बताए थे, 3 सब किंगडम बताए थे। पहला था आपका आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया और तीसरा था साइनो बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, नोट्स चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्लस अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए हम डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया, सब किंगडम यू बैक्टीरिया। तो इसके अंडर में जितने सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे ट्रू बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया में आते हैं। ये ऑमनी प्रेजेंट होते हैं। ऑमनी प्रेजेंट मतलब बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल सकते हैं। आपको पानी में मिल जाएंगे, आपको बाहर मिल जाएंगे, आपको एयर में भी मिल जाएंगे, आपको सॉइल में भी मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक सिंगल सेल के बने होंगे, और इनके जो शेप होंगे वो अलग अलग होंगे। वो बैक्टीरिया वाइज डिपेंड करेगा, और हम उसके बारे में बात करते हैं कि कितने तरीके के शेप हो सकते हैं। तो एक बैक्टीरिया बैक्टीरियल जो सेल है, एक सिंपल यूनिसेलुलर, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप के बारे में, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रिक। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे बाहरी कवरिंग की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब सेल का बाहर का कवच। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 चीजें मिल करके सेल का एनवेलप बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? जो बाहर की सबसे आउटर लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमने कैप्सूल के फॉर्म में इसे दिखाया हुआ है। अभी बताते हैं आपको कि कैप्सूल क्या होता है और स्लाइम लेयर क्या होता है। और इसके अंदर में जब आप जाएंगे तो देखिएगा, जो कैप्सूल के बाद जो दूसरी लेयर है वो सेल वॉल की है। और सेल वॉल के अंदर जब आप जाएंगे लास्ट में, तो आपको ये जो लेयर मिल रही है आपको, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली जो सेल एनवेलप है वो 3 चीजों का मिलकर बना हुआ है, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखते हैं हम जो सबसे आउटर कवरिंग है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं या म्यूसिलेज की कवरिंग इसको बोलते हैं। ये क्या होती है? तो ये आउटर मोस्ट जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगर इसकी कवरिंग थोड़ी लूज है तो उसको हम स्लाइम लेयर लेयर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो स्लाइम लेयर है अगर ये लूजली कनेक्टेड है, अगर ये लूज बना हुआ है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। और ये किससे बनके बना होता है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से। लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है, ये काफी थिक होता है। अगर थिक होता है तो उसी को हम कैप्सूल बोलते हैं। तो डिफरेंस स्लाइम लेयर और कैप्सूल में ये है कि दोनों का कंपोजिशन सेम है। बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। लेकिन अगर थिन लेयर है, लूज लेयर है, तो उसी को हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं। लेकिन अगर वो थिक है तो हम उसी को क्या बोल देते हैं? कैप्सूल बोल देते हैं। ऑब्वियस है, ये सबसे बाहर है, तो ये काम क्या करेगा? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब बैक्टीरियल सेल को बचाएगा, प्रोटेक्शन करेगा। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल होते हैं उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। सारे बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं होते हैं। और मेनली जितने सारे ऐसे बैक्टीरिया जो विरुलेंट होते हैं, विरुलेंट मतलब जो पैथोजेनिक होते हैं, जो किसी को डिजीज कॉज करते हैं, मैक्सिमम वही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोटिंग होती है कैप्सूल की। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ेगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक तरीके का एडेप्टेशन है। अपने आप को बचाने के लिए मोटी कवरिंग लगाते हैं कैप्सूल की, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मिनिमम नुकसान पहुंचा पाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, और जो कैप्सूल होता है, बताया जैसा कि पैरासिटिक फॉर्म, ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे बैसिलस एंथ्रासिस है ना, एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि एक डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रैक्स। बहुत पहले एक डिजीज आई थी एंथ्रैक्स। फिर आप देखिए डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। तीसरा देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी डिजीज कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बैसिलस एंथ्रासिस है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये तीनों के ऊपर क्या होता है? कैप्सूल होता है, या इसे वैरुलेंट बैक्टीरिया भी बोलता है। ऑलराइट। तो कैप्सूल यूजुअली जो वैरुलेंट बैक्टीरिया होंगे, जो पैथोजेनिक होंगे, उन्हीं के ऊपर होगा। उसके अंदर की लेयर में जाएंगे, बाहर सबसे मिलेगा आपको ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल देख सकते हैं आप,
ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर कवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल, सारे के सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया के पास कैप्सूल या स्लाइम लेयर हो भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है किसी के अंदर, किसी का नहीं भी हो सकता है। तो जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर की कवरिंग है ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। तो कैप्सूल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और ये किससे मिलकर बना होता है, सेल वॉल किससे बना होगा, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ओके, इन द सेल वॉल ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देयर आर टू इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स। जो पॉलीसेकेराइड है मतलब कि क्या हुआ, ये शुगर डेरिवेटिव्स हैं दो, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछता है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं। तो आप दोनों नाम याद रखना, NAG एंड NAM, और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने ऐसा बोला कि यू बैक्टीरिया की जितने सारे मेंबर्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किसकी बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर। तो उन्होंने इसे बोला, एक स्टेनिंग करा, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे ही हम उसे ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव किसे बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव कैसे बोलेंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव, अभी जब हम सेल वॉल की बात कर रहे थे तो उसमें आपको ये बता देना जरूरी है, मैं समझता हूँ, या और आगे भी हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, बहुत सिंपल सा, अगर आपके पास एक घर में कोई एक बहुत मोटा सा गद्दा है ना, उस पर कलर गिर जाता है, सपोज सिंपल गद्दा है, उस पर कोई कलर गिर जाता है, और आपकी शर्ट है उस पर कलर गिर जाता है, और आप उसे डिस्टेन करने की कोशिश करते हो कि चलो भाई कलर को हम वॉश कर देते हैं। आपको क्या लगता है, कलर किससे जल्दी छूट जाएगा? ऑब्वियसली जो पतली शर्ट है, पतला कपड़ा है, तो उसमें जो कलर एब्जॉर्ब हो गया है, आप उसे जब वॉश करेंगे तो जल्दी से डिस्टेन हो जाएगा, निकल जाएगा, कंपेयर टू गद्दा। क्योंकि गद्दे की मोटाई ज्यादा है तो कुछ ना कुछ कलर उसके अंदर रह जाएगा। तो यही सिंपल कंसेप्ट है ग्राम स्टेनिंग का। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हो जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो मोटी होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होती है, बहुत पतली सी होती है। तो आप जो गद्दे का एग्जांपल दिया था वो ग्राम पॉजिटिव मान लेना, और जो ग्राम नेगेटिव जिसमें आपको शर्ट का एग्जांपल दिया जिसमें बहुत आउटर कवरिंग पतली है, सलवार बहुत पतली है, वो शर्ट का एग्जांपल हो गया। तो इन्होंने क्या काम किया समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, एक स्लाइड लिया और स्लाइड पे बैक्टीरिया रख करके ये पता करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसे हीट फिक्स कर देते हैं, हल्का सा हीट देते हैं ताकि उसमें फिक्स हो जाए। वो प्रैक्टिकली जब भी करेंगे आप लैब में तो आप देख पाएंगे। उसके ऊपर एक डाई डालते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट, है ना। तो क्रिस्टल वायलेट जो कलर है, तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल वायलेट से नाम से क्लियर है, एक डाई है जो कि वायलेट कलर की होती है। अब क्या हो, ठीक है, आपने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, तो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है चाहे वो ग्राम नेगेटिव है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड जो है उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और आपको जो बैक्टीरिया था जो अभी ट्रांसपेरेंट था, अभी कौन सा कलर का हो गया, आपका हो गया वायलेट कलर का। अब इन्होंने क्या किया, उसको कलर को फिक्स करने के लिए एक और कलर डालते हैं, इसको बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन डालते हैं, आयोडीन को हम बोलते हैं फिक्सेसर का, ये मॉडरेंट का काम करेगा, वो फिक्स कर देगा उसमें, बस सिंपल। तो आयोडीन का ट्रीटमेंट भी देते हैं। अब जब आयोडीन का ट्रीटमेंट हो गया तो देखिएगा कलर थोड़ा सा दोनों का एक जैसा कलर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो। अब हम काम करने की कोशिश करते हैं कि जो कि दोनों बैक्टीरिया कलर हो गए हैं, तो चलो एक काम करते हैं, उसको डीकलराइज करते हैं। डीकलराइज कैसे करेंगे, अब जब डीकलराइज करने के लिए हम यहाँ पर अल्कोहल का यूज करते हैं, तो जब इसमें हम अल्कोहल का यूज करेंगे तो डीकलराइजेशन जब हम करेंगे तो ऑब्वियस है जो ग्राउंड नेगेटिव का था सेल वॉल वो बहुत पतला था, तो उसमें से जो डाई था आपका वो निकल जाएगा। अगर ये डाई निकल गया तो वापस से क्या हो गया, ये जैसा पहले था ट्रांसपेरेंट कलर का वैसा ही हो गया। अब क्या किया हमने, अभी जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, आगे एक काउंटर स्टेन, एक और स्टेन डालते हैं, इसको बोलते हैं सैफरनिन। जबकि यहाँ पर तो स्टेन निकल गया, लेकिन यहाँ पर स्टेन जैसा था वैसा ही रह गया। अब इसके ऊपर जब आप सैफरनिन डालोगे जिसका कलर थोड़ा रेड या पिंक जैसा होता है, तो चूंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कलर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर रेड या पिंक का असर नहीं होगा। डाला आपने दोनों पे सैफरनिन, लेकिन होगा क्या,
कि चूंकि इस पे ऑलरेडी पर्पल या ब्लू कलर चढ़ा हुआ था, ब्लू या वायलेट कलर पड़ा हुआ था इस पे, तो जब ये ब्लू वायलेट पहले से था तो इसके ऊपर जब सैफरन डालोगे जो कि रेड कलर का या पिंक किस कलर का होता है, तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर ब्लैक कलर का कोई चीज है उसके ऊपर कोई कलर डालोगे तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ऑलरेडी ये ब्लू या वायलेट कलर का था तो इसके ऊपर सैफरन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ये वाला जो ग्राम नेगेटिव था, इस ये ऑलरेडी क्या हो चुका था, ट्रांसपेरेंट हो चुका था, तो इसमें कलर चला गया था। तो इसमें हम जब सैफरनिन डालेंगे तो ये कलर को ले लेगा, ये पिंक या कैसा दिखेगा, रेड या पिंक दिखेगा। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो ब्लू या वायलेट दिखेंगे, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होंगे जिनकी सेल वॉल थी वो पतली थी, वो कलर दिखाएगा कैसा, रेड या पिंक कलर का दिखाएगा। तो कलर देख करके हम पहचान सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो ये जो टेक्निक दी गई थी वो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो पूरे यू बैक्टीरिया को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। So gram-positive bacteria have more peptidoglycan layers in their cell wall than gram-negative and so are able to retain a crystal violet dye during the gram stain process. Gram-positive bacteria appear blue or violet, जैसा मैंने बताया आपको, अंडर माइक्रोस्कोप, और जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसा दिखेगा, रेड या पिंक कलर का दिखेगा। तो आप देख करके पता कर सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डिफरेंस पूछता है, ऐसे बच्चे जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई क्या है इसमें डिफरेंस, क्या होता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में, क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं रिटेन रखते हैं ब्लू या पर्पल कलर को ग्राम स्टेनिंग के बाद, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलर नहीं रख पाते हैं और वो बाद में कौन से कलर के हो जाते हैं, पिंक या रेड कलर के हो जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें, जैसा आपको पहले बता चुका हूँ कि सेल वॉल जो होता है वो उसकी मोटाई ज्यादा होती है, थिक होता है, वो 20 to 80 नैनोमीटर का होता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड पेप्टिडोग्लाइकन एंड थिकनेस इज 20 to 80 नैनोमीटर। और इसमें लिपिड्स भी होते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल दो लेयर की बनी होती है। जो अंदर की लेयर होती है वो 8 से 12 नैनोमीटर की होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है, जबकि जो आउटर लेयर होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो सेल वॉल जो ये ग्राम नेगेटिव की वो पतली होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेप्टिडोग्लाइकन होता है म्यूरिन, जो है म्यूरिन जो है वो 70 to 80% होता है, यहाँ पर बहुत कम होता है, 10 to 20%। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर मेसोसोम्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में देखा गया कि मेसोसोम थोड़े कम होते हैं। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी कॉज करने वाले नहीं होते। जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो मैक्सिमम जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव के अंडर में आते हैं। तो थर्ड लेयर की हम बात कर लेते हैं। चलिए, थर्ड लेयर जो हमारा सेल एनवेलप का था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आपको बाहर से बताया था कि वो कैप्सूल था। फिर उसके अंदर बात की हमने सेल वॉल की और सबसे लास्ट में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। Each bacterial cell has plasma membrane is situated just internal to the cell wall, है ना, सेल वॉल के जस्ट अंदर। इट इज अ थिन इलास्टिक एंड डिफरेंशियली आर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या होता है, ये जो अंदर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है कि मतलब जिसको बैक्टीरिया चाहेगा बस वही उसके अंदर जाएगा, हर चीज नहीं आएगी, है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड बट लैक स्टेरॉल। इसके पास स्टेरॉल नहीं होता। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। और जबकि अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, जो आपको पता है कि सेल वॉल पहले क्या बाहर का आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या आएगा सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद क्या आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये अंदर की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर वाली जो लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की लेयर है वो सेल वॉल की दिखाई पड़ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और किसके बीच में, सेल वॉल के बीच में एक स्पेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म, है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक बैक्टीरिया के अंदर हमने बाहर सेल एनवेलप पढ़ लिया पूरा। अब हम क्या करेंगे, चलो सेल के अंदर और जाते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स एक्वस फ्लूइड, मतलब पानी होता है ना, एक्वस मतलब पानी का फ्लूइड होता है या सेमी फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होती है ना। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, ना पूरी तरीके से वाटर है ना पूरी तरीके से सॉलिड है, बीच का है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। उसको ग्राउंड सबसे मतलब उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स होंगे जो सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, एंजाइम्स होंगे, को एंजाइम्स होंगे,
विटामिन होंगे, लिपिड होंगे, मिनरल होंगे, साल्ट होंगे और न्यूक्लिक एसिड होगा ऑब्वियसली। इसके साइटोप्लाज्म की अगर हम देखें तो बेसिकली 3 पार्ट्स। पहला कौन सा है? मेसोसोम, राइबोसोम और क्रोमैटोफोर। देखते हैं मेसोसोम के बारे में कि मेसोसोम क्या होता है। मेसोसोम और कंट्रोइड, इसको मेसोसोम या कंट्रोइड भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले एफ जेम्स ने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। और ये ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इस फिगर को अगर आप देखें 8वें नंबर पर देखें अगर आप इसको, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर से क्या हो गई, फोल्ड ले लिया है इसने। ये देखिएगा यहाँ से ध्यान से, फिर आके वापस में मिल गई है। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही अंदर से थोड़ा सा अंदर घुस जाके फोल्डिंग कर लेती है। देख रहे हैं आप, एक कंटिन्यूस नहीं जा रहा है, ये अंदर अंदर देखो, अंदर अंदर चला गया, थोड़ा सा इनवर्ड अंदर की तरफ थोड़ी सी फोल्ड हो गई है, और इसको हम बोलते हैं मेसोसोम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस पढ़ते होंगे, अपने स्कूलिंग में आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, तो जरूर ये पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोट। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रोल प्ले करता है, उसी का उसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो उसका काम, उसका आंसर ये है कि उसकी जगह पर बैक्टीरिया के पास होता है आपका मीसोसोम, जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो कि क्या करते हैं, पूरी तरीके से रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर है आपका मीसोसोम, जिसमें जो आपका रेस्पिरेशन का काम है, ब्रेकडाउन का काम है, वो होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम। राइबोसोम को और बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, वो ग्रेनुलर दिखता है। वो इसलिए दिखता है, ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं, दाने दाने जैसे होते हैं, किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, कुछ होते हैं जो फ्री राइबोसोम होते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, है ना, और कुछ होते हैं जो क्या होंगे, फिक्स राइबोसोम होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके भी हो सकते हैं, है ना, फ्री भी हो सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच भी हो सकता है। और भी क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। तो जहां पे भी ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप को हम 4 से 8 राइबोसोम अगर एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए से आप बाइंड कर जाए, सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए, और आप देखते हो 4 से लेकर 8 राइबोसोम तक एक ही एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाए, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का मतलब क्या है, बहुत सारे 4 से 8 राइबोसोम अगर एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं तो इनको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जब हम बैक्टीरियल या प्रोकैरियोट की हम बात करेंगे तो दोनों तरीके के राइबोसोम मिलेंगे आपको, फ्री भी मिलेंगे, अटैच भी मिलेंगे, और राइबोसोम ग्रुप में भी मिलेंगे, जिनको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, काम सबका एक ही, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। नाम से लग रहा है क्रोमैटो की, क्रोमा मीन्स कलर, है ना, कुछ ऐसा होगा जो कलर से रिलेटेड होगा। तो जितने फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अभी हम आगे बात करेंगे जब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया अपना फूड कैसे बनाता है। ठीक है, तो जो ग्रीन बैक्टीरिया है उनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको मतलब क्लोरोसोम। तो क्लोरोसोम कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन एंड कैरोटेनॉइड। ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर, कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। नेक्स्ट जब अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको बोलते हैं जीनोफोर, या इसे नेक्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक्चुअल है, आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, रिच आदमी है, और एक बहुत गरीब आदमी। तो जिसके पास रिच होगा उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, अरे तो बहुत सारा पैसा होगा तो उसको रखने के लिए उसको लॉकर की जरूरत पड़ेगी, भाई उसको सेफ्टी रखना पड़ेगा, लॉकर रखना पड़ेगा ताकि कोई चोरी ना करे। जबकि जो गरीब आदमी है इसके पास कुछ है ही नहीं, वो लॉकर लेके क्या करेगा, उसके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे होंगे घर में ऐसे रखे रहेंगे। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो यूकैरियोट है और प्रोकैरियोट है, आपको पता है कि यूकैरियोट से वो ज्यादा डेवलप है और प्रोकैरियोट है वो कम डेवलप है। ठीक है, वो डेवलप नहीं होता है। तो यूकैरियोट का जो जीनोम है वो बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोट का जीनोम है वो बहुत डेवलप नहीं है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं कि जो हमारा जो यूकैरियोट के केस में, हम लोग तो यूकैरियोट के आते हैं, यूकैरियोटिक है ना, तो हमारा जो जीनोम होता है उसके ऊपर बाहर एक न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है।
तो इसका, लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो वैसा ही पड़ा हुआ है, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं या नेक्ड डीएनए बोलते हैं, वैसे पड़ा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेरी सिंपल। सो इट इज आल्सो नोन एज जीनोफोर, नेक्ड न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। देयर इज न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए व्हिच इज डबल हेलिकल एंड सर्कुलर, इट इज सराउंडेड बाय सम टिपिकल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स भी इसके आसपास हो सकते हैं, आ जाते हैं, जो पॉलीएमीन होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। जबकि हमारा जो डीएनए है उसके चारों तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा डीएनए के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके पास भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको पॉलीएमीन बोलते हैं, लेकिन उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो मतलब हिस्टोन क्या हुआ, ये एब्सेंट होता है किसी के अंदर, बैक्टीरिया के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो ऐसा देखा गया है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है या न्यूक्लियस है, उसके पास नॉर्मल डीएनए के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल एलिमेंट होता है। मतलब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, टिपिकल एक बैक्टीरिया का फिगर हमने बनाने की कोशिश की है, तो ये देखिएगा ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसके अलावा भी कुछ डीएनए पार्ट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सबके पास नहीं होता, जिसके पास होगा कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा, है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट है, इसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड जो सबसे पहले नाम दिया गया था वो एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था लीडरबर्ग। और इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन आपको पता होगा कि जो डीएनए है, हमारा डीएनए हो चाहे यूकैरियोट का हो चाहे प्रोकैरियोट का हो, है ना, उसमें क्या होता है, डीएनए डबल होता है। रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए डबल हो जाएगा। तो डीएनए डबल हो जाएगा तो इसका जो मैकेनिज्म काम करता है क्रोमोसोम के लिए, तो जो प्लाज्मिड आपका डबल, ये आपका सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये भी होता है, तो इसका अपना खुद का मैकेनिज्म होता है, ये अलग से अपना रेप्लिकेशन करता है, ये इस डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपका नॉर्मल जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसका रेप्लिकेशन अलग होगा, और ये प्लाज्मिड है अपना इंडिपेंडेंट अपना रेप्लिकेशन करेगा। So the plasmid DNA replicate independently, maintaining independent identity and may carry some important genes. और इसके अंदर बहुत सारे कुछ क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जिसे बोलता है एफ आर फर्टिलिटी फैक्टर, या इसे एफ प्लाज्मिड बोलता है। फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एफ फैक्टर, तो एफ फैक्टर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो फर्टिलिटी फैक्टर को हम एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एफ प्लस सेल, जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है उनको बोलेंगे एफ माइनस सेल। इसको हम लूजली बोल सकते हैं कि जिसके पास एफ या फर्टिलिटी फैक्टर है उसको मेल भी बोल सकते हैं या एफ प्लस बोल सकते हैं। हालांकि इसमें मेल फीमेल का कंसेप्ट सही नहीं है, बैक्टीरिया मेल या फीमेल होता नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर एफ या फर्टिलिटी फैक्टर है तो उसको एफ प्लस या मेल बोल देते हैं, और एफ माइनस मतलब नहीं है तो लैकिंग एफ फैक्टर एक्ट एज रेसिपिएंट एंड आर कॉल्ड एफ माइनस और फीमेल। अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो अपना एक कॉपी बना करके वो एफ माइनस वाले सेल को दे देता है, तो दोनों के पास प्लाज्मिड हो जाता है। सो व्हेन एफ प्लाज्मिड इज अटैच्ड विद मेन डीएनए, इट इज डेजिग्नेटेड एज एपिसोम। अगर कभी ऐसा हो कि जो एफ प्लाज्मिड है अगर डीएनए के साथ, मेन डीएनए के साथ अटैच हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं एपिसोम, और ऐसे सेल को हम बोलते हैं एचएफआर सेल। अब देखते हैं इसका काम क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर का काम क्या है। तो इसमें क्या होता है, उसमें और फैक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं आर फैक्टर, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो आर फैक्टर क्या काम क्या होगा कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास आर फैक्टर होगा तो वो अलग अलग तरीके के आर फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो कोई है जिसको बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो जिसके पास ये आर फैक्टर होगा एंटीबायोटिक वाला, एम्पिसिलिन वाला, चलो एम्पिसिलिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जिसके पास ये आर फैक्टर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब उस बैक्टीरिया के ऊपर अगर आप एंटीबायोटिक डालोगे एम्पिसिलिन, तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको झेल जाएगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। मतलब आप एंटीबायोटिक डालोगे उसको दोगे तो भी वो मरेगा नहीं। तो ये जब इसके पास एफ फर्टिलिटी फैक्टर है और आर फैक्टर है किसी बैक्टीरिया के पास, तो वो दूसरा जो बैक्टीरिया है जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है वो उसको क्या करेगा, आर फैक्टर ट्रांसफर कर देगा। तो आर फैक्टर ट्रांसफर होगा तो उसका कितना पोर्शन ट्रांसफर होगा डीएनए का एक बैक्टीरिया का दूसरे में, ये डिसाइड कौन करेगा, एफ फैक्टर। अगर एफ फैक्टर नहीं होगा तो आर फैक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जाए। तो एक बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एफ फैक्टर की मदद से आर फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस वाला जीन डाल देता है किसके पास,
दूसरे बैक्टीरिया के पास जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर नहीं है। तो इस तरह से दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं और दोनों पे अब एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस टॉपिक को शॉर्ट रखते हैं, अब इसमें इतना ही हम डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, इसके आगे कुछ और भी बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।